नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी जो आपका 69th पीटी होने वाला है अपकमिंग मंथ में, उसके लिए हम यहाँ पे हमारे जो पेड क्विजेज हैं उसको यहाँ पे वीडियो फॉर्मेट में देखेंगे, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। ठीक, धीरे धीरे हम क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाते चलेंगे। ठीक, और यहाँ पे हमारे कोर्सेज भी है ना, पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हैं उस पर आप कॉन्टैक्ट करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसको जो है यहाँ पे ब्रीफली जो चीज़ों को बताया जाता है उसको प्लीज़ डिटेल में पढ़ लिया करिए ताकि आपका एक रिवीजन होता रहे। ठीक है, और एग्जाम तक आपके पास एक अच्छी खासी प्रैक्टिस जिससे हो जाए। इसमें पूछा गया आपसे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के एक भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की प्रोन्नति को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित किया गया है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 4 जो है डीपीएसपीस, उसमें देखेंगे 36 से 51 के मध्य प्रावधानों के बारे में बताया गया है। और ये जो डीपीएसपी का पार्ट है, मुख्य रूप से सरकार जब भी कोई लॉ बनाए तो इसके प्रावधान जो यहाँ पे बताए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए लॉ को बनाया जाए, ऐसी संकल्पना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है। उसी क्रम में आर्टिकल 51 नंबर जो है ये बात करता है इंटरनेशनल जो हमारा कह लीजिए पीस है और जो हमारे रिलेशंस हैं उन सबको आगे अच्छा करना और उन सबको बढ़ाना, सिक्योरिटी को मेंटेन करना। निम्नलिखित में से किस ब्लड ग्रुप को यानी कि रक्त समूह को बॉम्बे ब्लड ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। तो मुख्यतः आप जो ब्लड के टाइप्स पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे ए, बी और ओ, तो ये जो है सबसे कॉमनली सब में पाए जाते हैं हम आपके अंदर। जैसे इसकी आइडेंटिफिकेशन की गई थी जो है लैंड स्टीनर के द्वारा 1901 के अराउंड। ठीक, जो ये ग्रुप्स के बारे में। उसी क्रम में एक रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कह लीजिए, जो मतलब बहुत ही कम बार आइडेंटिफाई किया गया है ब्लड ग्रुप। तो सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन हुई थी ये आपका जो है इंडिया में ही, बॉम्बे में, इस वजह से इसका नाम बॉम्बे ब्लड ग्रुप पड़ा है। 1952 में एक हमारे डॉक्टर थे YM भेंडे, इनका नाम ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने इसकी आइडेंटिफिकेशन की इस ब्लड ग्रुप की, और इसको यहाँ पे जो है इसमें बेसिकली जो है एंटीजन जो होता है H टाइप, है ना, ये बहुत डिटेल हो जाएगा। तो एंटीजन H की अनुपस्थिति होती है इस ब्लड ग्रुप में, दैट इज वाई ये HH ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र को अपने लोगों के पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने का निर्देश देता है। यानी कि ऐसे समझिए कि लेवल ऑफ न्यूट्रिशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो दोनों चीज़ें संभव हैं। कैसे? जब आपके पास एक अच्छी खासी क्या मतलब, एक मतलब सब्सटेंशियल अमाउंट में इनकम आ रही हो, तब आप अपने न्यूट्रिशन के लिए जो चीज़ें हैं उसकी अवेलेबिलिटी कर सकते हैं, है ना, जीवन स्तर में सुधार आएगा। तो इसी को ध्यान में रख, जैसे भी हमने बताया कि डीपीएसपीस को लॉ बनाने में, है ना, एक ध्यान में रख करके लॉ बनाने के लिए हिदायत जैसे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने दी है। तो उसी क्रम में यहाँ पे ये प्रावधान जो दिया गया है डीपीएसपी के आर्टिकल 47 में है, और इसी को यूज़ करके यहाँ पे जो चीज़ें लिखी, जैसे इसका एग्जाम्पल हम बताते हैं आपको। जो MG नरेगा एक्ट बना है जिसमें 100 दिनों का एक निश्चित रोजगार देने की गारंटी होती है, तो वो इसी आर्टिकल को कह लीजिए एक आधार मान करके बनाया गया है, जिससे वहाँ पे लोगों को 100 दिन कम से कम रोजगार मिलेगा और उससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और जो न्यूट्रिशन लेवल है इन सब चीज़ों की भी बढ़ोतरी होती रहेगी। इसमें देखें निम्नलिखित में से किस स्थान पर परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी। तो इसमें ब्रिटिश रूल के अंतर्गत कई तरह के सोशियो रिलीजियस इस तरह के संस्थान, है ना, फॉर्म किए गए। तो उसी में से एक ये भी था, एक प्रकार का सीक्रेट सोशियो रिलीजियस ग्रुप था, और फाउंडेशन इसकी भी जो है बॉम्बे में हुई थी अराउंड 1849। इसमें जो है दुर्गा राम मेहता जी और ये दाडोबा पांडुरंग, है ना, और कुछ इनके मित्र, ये सब इसके फाउंडर रहे थे। इसमें से किसका स्टेटमेंट ये है कि धर्म लोगों की अफीम है। अफीम एक पदार्थ होता है जो नशा करने के लिए यूज़ किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा हाईली सेडेटिव कह लीजिए। उसी तरीके से जो धर्म लोग फॉलो करते हैं जैसे हिंदू, मुस्लिम, है ना, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, तो ये सब लोगों के लिए अफीम का काम करता है। तो ये फेमस एक डिक्टम है कार्ल मार्क्स का, फेमस फिलोसफर रहे थे, इनको आप जानते होंगे।
ऑप्शन बी। किस रेखा से पता चलता है कि अक्साई चीन भारत का हिस्सा है? तो देखेंगे इधर जो हमारा नॉर्दर्न मोस्ट टेरिटरी है लद्दाख के रीजन में, यहाँ पे कुछ अक्साई चीन का जो रीजन है, तो ये बेसिकली दो लाइनें यहाँ पे थोड़ा इसको सर्च करके पढ़ लीजिएगा। एक है ये आपका जॉनसन लाइन, जिससे पता चलता है कि ये इंडिया का हिस्सा है, ठीक। और वहीं इसके विपरीत एक मैकडोनल्ड लाइन जो प्रपोज्ड की गई थी, उसमें ये बताया जाता है कि अक्साई चीन जो है वो चाइना के कंट्रोल में है। तो थोड़ा इन दोनों के बारे में देख लीजिएगा। और बाकी जो ओवरऑल आप लाइन देखते हैं, है ना, जैसे कहा जाता है कि इंडिया और चाइना की जो कुल बाउंड्री शो कौन सी लाइन से की जाती है, तो वो मैकमोहन लाइन है। नेक्स्ट है, भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो माफ कीजिएगा, ये यूरोपियन पावर जब इंडिया में आने लगती हैं तो सबसे पहले उसमें से पुर्तगीज ही थे, जो 1498 में वास्को डी गामा का इवेंट आप पढ़ेंगे। तो जब ये एज अ पावर यहाँ पे सेटअप होने लगते हैं तो 1505 के अराउंड यहाँ पे भेजा जाता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा केरल की संस्कृत रंगभूमि कला का रूप है? संस्कृति होनी चाहिए था यहाँ पे वर्ड। तो एनीवेज, तो हालांकि इसमें जो ये हमारा थिएटर का फॉर्म है ये है कुडियाट्टम। ऑप्शन बी जो है केरला में प्रैक्टिस किया जाता है और संस्कृत लैंग्वेज को ही यूज़ करके, है ना, इसको परफॉर्म करते हैं, जो यूनेस्को से रिकॉग्नाइज्ड भी है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अपने कणों की गति के कारण एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के साथ फैलाना और मिलाना क्या कहलाता है? तो ये बेसिकली एनसीईआरटी केमिस्ट्री की देखेंगे, उसमें दिया हुआ है। परिभाषा ही है ये डिफ्यूजन का, है ना, विसरण का, कि जैसे दो अलग अलग प्रकार के कह लीजिए सब्सटेंसेस हमारे पास हैं, तो उनके पार्टिकल्स को पहले जैसे थोड़ा सा ऐसे दोनों को मतलब फैला के आपस में मिलाने की जो कह लीजिए क्रिया है, उनकी गति, पार्टिकल्स की गति के कारण जो वो दोनों सब्सटेंस आपस में मिलते हैं, तो ये विसरण का एग्जाम्पल है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो संसद से हमारा एक कानून बनाया गया है जो हमारे मानवीय अधिकार हैं उनकी रक्षा करने से संबंधित प्रावधानों के कह लीजिए उसके लिए दिसंबर 1993 में, ठीक। जिससे क्या कि आप देखते हैं तो जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वगैरह है ये सब सेटअप किए जाते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा किए जाने के लिए मंजूर करने हेतु लोकसभा के कितने सदस्यों यानी कि न्यूनतम द्वारा समर्थन किया जाना चाहिए? तो सरकार के खिलाफ आप जानते हैं कि लोकसभा में और जैसे स्टेट लेजिस्लेचर्स में नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, यानी कि अगर सरकार के प्रति लोगों का भरोसा नहीं है, जो मेंबर्स हैं उस पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर के, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं। तो वहाँ पे 50 सदस्यों के द्वारा उसको जो है कह लीजिए समर्थन होना चाहिए, तब जाकर के वो नो कॉन्फिडेंस मोशन हाउस में एक्सेप्ट किया जाएगा स्पीकर के द्वारा, और तब उस पर वोटिंग होगी कि सरकार के पक्ष में लोग हैं कि नहीं है। अगर जो रिक्वायर्ड नंबर है उससे कम होंगे तो सरकार ऐसी स्थिति में गिर जाएगी। तो यहाँ पे 50 नंबर है नहीं, तो नन ऑफ द अबव वाला उत्तर चुनेंगे, ठीक। इसमें देखें, एक भारतीय कंपनी के द्वारा किसी अन्य भारतीय कंपनी में निवेश को किस रूप में जाना जाता है? तो बेसिकली ये इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट का ही रूप है, जिसको कि डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, विकल्प ए। इसमें होता क्या है कि जैसे यहाँ परिभाषा जो लिखा है, तो एक भारतीय कंपनी के द्वारा, लेकिन वो क्या है, ऐसी भारतीय कंपनी जो कि ओन की जाती है या कंट्रोल की जाती है फॉरेनर्स के द्वारा, ठीक है। वैसी कंपनी अगर किसी अन्य इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है तो उसको यहाँ पे डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। संसद का एक और एक्ट बना पॉक्सो, ठीक है। इसका पूर्ण रूप क्या है ये बताना है। तो द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, ऑप्शन ए जो है, तो ये जो बेसिकली हमारे कह लीजिए एडल्ट चाइल्ड नहीं है, उस उम्र से कम के बच्चे हैं, तो ऐसी उनके साथ अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो उसके संबंधित जो सजा के प्रावधान है उसके बारे में एक एक्ट बनाया गया था 2012 में। वर्ष को भी ध्यान रखिएगा। एक और हमारा रीजनल समूह है बिम्स्टेक, तो इसका कुल कितने इसमें देश हैं ये बताना है। तो यहाँ पे फिर से नंबर गलत है, 7 देश हैं इसमें। बेसिकली फुल फॉर्म इसका जानते रहिए कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो 1997 का इसका एस्टेब्लिशमेंट है, और अगर हम मेंबर नेशंस की बात कर लें तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ठीक। महापरिनिर्वाण दिवस हर साल किस महीने की 6 तारीख को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? तो डेथ एनिवर्सरी होती है अंबेडकर जी की इसमें 6 दिसंबर को, है ना, और 14 अप्रैल में आप वो मनाते हैं बर्थडे।
अब देखिए, भारतीय कानूनों के अनुसार किशोर यानी कि जुवेनाइल तो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कितने वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। तो वही है कि जो एडल्ट नहीं है उससे कम वाला जुवेनाइल होता है, तो 18 साल की उम्र उसने कंप्लीट नहीं की है। इसमें देखें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 26 नवंबर 1946 नहीं, यहाँ पे 49 होगा, थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया तो उसमें हमारे मूल संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द उसका हिस्सा नहीं था। तो यहाँ पे जो है उस समय बेसिकली अगर हम बात करें तो एक 42nd अमेंडमेंट जो आगे चल करके होता है उसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। वहाँ पे जो हमारे वर्ड्स ऐड किए जाते हैं उसमें इंटेग्रिटी को जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये मूल संविधान के टाइम पे नहीं था, ठीक। तो थोड़ा इन दोनों चीज़ों को डिटेल में पढ़िए। इसमें फंडामेंटल राइट कौन सा नहीं है। फंडामेंटल राइट्स भाग 3 में आप देखेंगे, वहाँ मिलेंगे आपको। तो बेरोजगारी के मामले में सार्वजनिक सहायता का अधिकार, ऐसा कोई हमारे पास फंडामेंटल राइट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। राज्यपाल के पास कौन सी शक्तियां होती हैं। तो किसी स्टेट में जो गवर्नर होते हैं उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं, फाइनेंशियल पावर्स भी होती हैं। आपातकालीन स्थितियां यानी ऐसी कोई पावर नहीं है। ये सिर्फ देखेंगे इमरजेंसी वगैरह इम्पोज करने का कार्य या शक्ति प्रेसिडेंट के पास है ना, ऑप्शन। तो इसमें होती हैं पूछा गया था ना, तो ई वाला हो जाएगा ऑप्शन A, B, C, ठीक है। किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। तो खट्टे फलों में पाए जाने वाले जो विटामिन है, विटामिन C के नाम से आप जानते हैं, ठीक, उसी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। जैसे लेमन ये सब चीज़ें होती हैं ना, खट्टी संतरा वगैरह, उसमें विटामिन C पाया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में लागू हुआ था ये बताना है। तो क्योटो प्रोटोकॉल देखेंगे एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो अडॉप्ट की गई थी जापान के शहर क्योटो में 1997 में, ठीक। और इसका मतलब जो एम क्या है कि ऐसी गैसेस का एमिशन कम करना है ग्लोबली जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती हैं, ठीक। तो 97 में ये जो है ट्रीटी होती है, लेकिन ये जो इम्प्लीमेंटेशन है इसका ईयर वो 2005 है ना। दोनों चीज़ों को ध्यान रखिए। नेक्स्ट है वसा में घुलनशील विटामिन चुने। तो 2 प्रकार के विटामिन होते हैं, एक फैट सॉल्युबल, एक वाटर सॉल्युबल। तो जल में घुलनशील होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। तो इन जहाँ पे ये वाले हों ऑप्शन में उनको काट दीजिए, है ना। तो A, D, E, K ये हमारे फैट सॉल्युबल हो जाएंगे। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा पर 2 देशांतरों के बीच की दूरी लगभग कितने किलोमीटर की होती है। तो पृथ्वी पे आप देखते हैं यहाँ पे इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की जो लाइनें हैं उसको आप क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। और फिर ऐसे जो सीधी सीधी लाइनें आप देख रहे हैं तो ये लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं, ठीक। तो अब क्या है कि इक्वेटर यानी 0 डिग्री के आसपास जो ये आपकी लॉन्गिट्यूड लाइंस, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, तो एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में जो हमारा डिस्टेंस होता है वो लगभग 111 किलोमीटर का होता है, ठीक। टाइम डिस्टेंस 4 मिनट का होता है, तो उससे हम एक दूरी कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी, ठीक है। तो फिलहाल C को चुनेंगे। ट्रॉपिक्स 2023 किस देश के द्वारा आयोजित एक प्रमुख परिचालन स्तर का अभ्यास है। तो काफ़ी बड़ा एक हमारा इंडियन नेवी का ऑपरेशन था ये इंडियन ओशन रीजन में, ठीक, जो कंडक्ट किया गया फॉर द ईयर 2023। तो यहाँ पे B विकल्प को चुनेंगे। किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवाएं खोली हैं। तो जो है यहाँ कोलंबिया में देखेंगे अभी रिसेंटली फरवरी 2023 में 25 सालों के बाद आर्मी में जो है महिलाओं की भर्ती की गई है। जो है इनकी संख्या लगभग 1296 थी शायद, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। हालांकि वो उतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, यहाँ पे देश का नाम और ये, ठीक है। तो ऑप्शन B को चुनेंगे हम। नेक्स्ट है मनिक साहा ने 2023 में किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो त्रिपुरा में हुए थे इलेक्शन, ये वर्तमान में वहाँ के CM है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छोत्सव एक नाम का इनिशिएटिव महिलाओं के नेतृत्व में लॉन्च किया है जो स्वच्छता अभियान है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ये हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है इसके मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने इसको लॉन्च किया था। लगभग 3 हफ्तों का एक स्वच्छता कैंपेन था ये, ठीक है, जिसको कि इसमें मार्च में स्टार्ट किया गया था, मार्च 2023 में। किस संस्था ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किया है। तो ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में आप जानते हैं, जैसे मीथेन, वाटर वेपर वगैरह हो गया, तो उन्हीं सब के मॉनिटरिंग से संबंधित एक ये रिपोर्ट ही पूरी आती है WMO के द्वारा, ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन।
विश्व गौरैया दिवस 2023 की थीम क्या है? ठीक है, तो गौरैया यानी कि स्पैरो जो है एक छोटा सा पक्षी होता है, उसके प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन से संबंधित एक डे एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है 20 मार्च को। ठीक है, तो 2023 की जो थीम है उसका नाम है आई लव स्पैरो। नस्लीय भेदभाव के लिए अनुमोदन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो कुछ जैसे लोगों के साथ आपने देखा होगा कि जैसे अफ्रीका वगैरह में काफ़ी पहले होता था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, किसी की क्या नस्ल है, रेस है ना, जाति आधार पे, उसके आधार पर उसके साथ भेदभाव होता था। तो उसी के रेफरेंस में एक उनके सशक्तिकरण के लिए एक दिवस मनाया जाता है, ये 21 मार्च को। ठीक, किस संस्था ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हेल्थ केयर एंड बायोमेडिकल रिसर्च में AI के लिए नैतिक दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल आजकल काफ़ी बढ़ रहा है, तो उसी क्रम में इसका जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है या बायोमेडिकल रिसर्च है उसमें क्या एथिकल इंपॉर्टेंस है या क्या एथिकल यूज़ होना चाहिए, उसके रेफरेंस में भी गाइडलाइंस इशू की गई थी ICMR के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ध्यान रखिएगा, अभी रिसेंटली ये किसी एग्जाम में भी पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 की थीम क्या है? तो वन दिवस अंतर्राष्ट्रीय जो मनाया जाता है वो भी 21 मार्च को मनाते हैं। 2023 में थीम है फॉरेस्ट एंड हेल्थ। छठ पूजा के गीतों की प्रसिद्ध गायिका इसमें से कौन है? ठीक, तो जैसे यहाँ पे शारदा सिन्हा हो जाएंगी, जैसे इनके अलावा अनुराधा पौडवाल जो है ना, इनके गीत काफ़ी लोकप्रिय हैं। महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर प्रदान किया जाने वाला ध्यानचंद पुरस्कार खेल क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। तो किस खेल में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था? मेजर ध्यानचंद के बारे में आप जानते होंगे कि फेमस हमारे हॉकी प्लेयर रहे। झिझिया निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है? तो बिहार में देखेंगे, मिथिला भोजपुर रीजन्स में ये काफ़ी परफॉर्म किया जाता है। भारतीय संविधान केंद्र सरकार को कितने प्रकार की निधियां प्रदान करता है? तो फंड्स की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में 3 प्रकार के फंड जो है प्रोवाइड किए गए हैं, ये कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट्स। तो आर्टिकल जो है ये 266 और 267, इन दोनों को पढ़ लीजिएगा थोड़ा। 11वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में समाप्त हुई थी ये बताना है। तो 5 ईयर प्लान्स, सब इनके ईयर कम से कम आने चाहिए, इनके क्या जो ऑब्जेक्टिव थे, ये सब चीज़ें अक्सर पूछी जाती हैं। और रैपिड या कह लीजिए इंक्लूसिव ग्रोथ जो है मुख्य रूप से इसका आधार रहा। 2007 से 12 तक इसका जो टाइम पीरियड था, तो 12 में समाप्त हुआ था ये। पार्टिकुलेट मैटर क्या होते हैं? तो ये हमारे एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे PM10 और PM2.5, ये मुख्य रूप से हमारे जो कह लीजिए रेस्पिरेशन को प्रभावित करते हैं। इसमें देखें फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो ये है आपका एस्ट्रोजन, ऑप्शन ए जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, पुरुषों का जो सेक्स हार्मोन है वो कौन सा, जरा कमेंट करिए। तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है इसमें से किस पैमाने पर? तो रिक्टर स्केल हमने पहले बताया है कि 0 से 12 तक के बीच के जो हमारे आंकड़े होते हैं उसमें कितनी इंटेंसिटी है वो दिखा जाता है। जैसे 7 तक में, 7 से ऊपर के जो होते हैं काफ़ी भयावह होते हैं ये अर्थक्वेक्स, ऑप्शन बी। आधुनिक मानव जो है उसका वैज्ञानिक नाम बताना है। तो अभी जो हमारी ये जो जनरेशन है, कह लीजिए जो उपलब्ध मानव है, इनका साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस सेपियंस, है ना, ऑप्शन सी वाला। भूगोल में मिएंडर की विशेषता मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? तो ज्योग्राफी में टर्म पढ़ेंगे आप मिएंडर जब आप रिवर्स को पढ़ेंगे। रिवर जैसे अपने कोर्स ऑफ फ्लो में बह रही है, तो देखेंगे कुछ रीजन में आके, जैसे है ना, मतलब ये लैंड रीजन में, फिर ऐसे उसकी आकृति हो जाती है ना कुछ सर्पाकार, तो यही क्या है, मिएंडर की फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है। इसमें कौन सा युग्म सही नहीं है? हमारे यहाँ पे देखिए कुछ आर्कियोलॉजिकल कह लीजिए स्ट्रक्चर्स हैं या प्लेसेस हैं। तो जैसे भीमबेटका आप रॉक केव्स के बारे में पढ़ते हैं, तो ये छत्तीसगढ़ में नहीं, मध्य प्रदेश में है। ठीक, फतेहपुर सीकरी ये आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, हम्पी कर्नाटका, ठीक है, कोणार्क तमिलनाडु, तो कोणार्क गलत होगा। कोणार्क का जैसे सन टेम्पल काफ़ी फेमस है, तो वो उड़ीसा में है ना, तो इसमें मोर देन वन ऑफ एबव हो जाएगा, ऑप्शन ई। दिसंबर 1901 में स्थापित यानी कि कमीशन की गई डिगबोई तेल रिफाइनरी भारत की सबसे पुरानी कार्यरत रिफाइनरी है और दुनिया की सबसे जो पुरानी कार्यरत रिफाइनरीज हैं, ऑयल रिफाइनरीज, उसमें से एक है ये। तो इसकी लोकेशन किस स्टेट में ये पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे डिगबोई ऑयल रिफाइनरी का कमीशनिंग किया गया था दिसंबर 1901 में, और ये आपका असम में है।
प्रवासियों के द्वारा उनके मूल स्थान पर भेजे गए सभी मौद्रिक हस्तांतरण या उपहार को क्या कहा जाता है? तो माइग्रेंट्स यानी कि जैसे एग्जांपल के तौर पर समझिए कि हमारे यूपी बिहार के बहुत सारे लोग जैसे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में, है ना, इसमें सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह में कार्य करते हैं, तो वहाँ से जो वो अपने नेटिव प्लेस, है ना, जैसे कि घर वालों को कोई पैसा भेज रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वो उसको रेमिटेंस बोला जाता है, ठीक है, टर्म जो है प्रेषण, इसको ध्यान रखेंगे। इसमें देखें, सिबिल के संक्षिप्त नाम से जानी जाने वाली अभिकरण यानी कि एजेंसी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है बैंकिंग सेक्टर से। आजकल आपने सिबिल स्कोर नाम का एक टर्म सुना होगा। सिबिल स्कोर बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो क्रेडिट कह लीजिए इंक्वायरीज हैं, या आपने कोई लोन किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रखा है, उसके क्या टाइमली आप रीपेमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसी के रेफरेंस में एक सिबिल स्कोर होता है ना, क्रेडिट स्कोर उसको कहते हैं, बेसिकली आउट ऑफ 900 होता है, ठीक। तो जैसे अब मैं अपनी बात करूं तो मेरा क्रेडिट स्कोर अभी हाल फिलहाल 825 के आसपास है, ठीक, क्योंकि मैंने जो भी EMIs हैं मेरी, मैं टाइमली पे करता हूँ, और मैंने जो भी कभी मान लीजिए कोई सामान लिया क्रेडिट कार्ड से तो उसको टाइमली पे कर दिया, ठीक है। तो क्रेडिट स्कोर अच्छा मेंटेन होता है, तो जिससे आपको आगे आने वाले उसमें जो आपके ट्रांजैक्शंस हैं क्रेडिट के, वो अच्छे रहते हैं, ठीक। तो उसी से संबंधित ये कंपनी है, ध्यान रखेंगे। महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने अपना पहला जो उपदेश दिया, काफ़ी फेमस है, सारनाथ में। यहाँ पे सारनाथ है नहीं तो ई विकल्प को चुनेंगे। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था, जो इसमें से देखिए कहाँ स्थित था। तो लुम्बिनी अभी देखेंगे वर्तमान जो नेपाल है उसके तराई रीजन में स्थित स्थल था। यहाँ पे गौतम बुद्ध जी का जन्म जो है होता है 623 BC के अराउंड। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था, इसमें ये बताना है। तो जिस समय बुद्धिज्म जैनिज्म काफ़ी प्रमोट हुए उसी के अराउंड आजीवक संप्रदाय भी एक स्थापित हुआ, और माना जाता है कि 24वें जो जैन तीर्थंकर थे महावीर, उनके मित्र थे ये मक्खालीपुत्र गोशल, ठीक, इनके द्वारा फाउंड किया गया था। अब यहाँ पे महावीर स्वामी के बारे में पूछा गया है कि उन्होंने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था। तो उस समय प्रिवेलेंट थी प्राकृत लैंग्वेज काफ़ी, ठीक है, तो उन्होंने प्राकृत लैंग्वेज में दिया। आपको जरा हमें ये बताना है कि इन्होंने किस स्थल पे अपना प्रथम उपदेश दिया था। एक यहाँ पे थीम है, जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना। तो ये किस दिवस की थीम है? तो 2023 का जो हमारा वर्ल्ड वाटर डे है ना, 22 मार्च को मनाया गया, उसकी थीम है। खबरों में रहा HUID नंबर किस तत्व या उत्पाद से जुड़ा हुआ है? तो ये बेसिकली गोल्ड से एसोसिएटेड है। HUID का फुल फॉर्म होता है हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। हाल फिलहाल जो ज्वेलरीज हैं उस पर ये बेसिकली एक प्रकार का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, जो उस पर कह लीजिए मार्क किया गया या प्रिंट किया गया, ताकि उसकी ऑथेंटिसिटी जो है ना, वो इंश्योर की जा सके। हाल ही में जारी 2021-22 के लिए आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार कृषि क्षेत्र में रोजगार का अंश कितना है? तो NSSO का एक डेटा है, एनुअल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो 2021-22 का जो डेटा बताया इन्होंने, वो मतलब 21-22 में जुलाई से जून महीने के मध्य का डेटा, ठीक। उसमें बताया गया है कि जो एम्प्लॉयमेंट का शेयर है एग्रीकल्चर सेक्टर जो इंडिया का पूरा है, उसमें मान लीजिए 100 लोग हैं तो 100 में से 45.5% ही लोग एम्प्लॉयड हैं, ठीक, एग्रीकल्चर सेक्टर में। निम्नलिखित में से किस संस्था ने महिला व्यवसाय और कानून सूचकांक जारी किया है अभी हाल ही में? तो ये आया है इसकी वर्ल्ड बैंक की तरफ से। इसके कुछ फाइंडिंग्स अगर आप चाहें तो डिटेल में सर्च करके पढ़ सकते हैं। हाल ही में किस देश ने लगभग 8.5 मिलियन मीट्रिक टन लिथियम जो ओर होता है, लिथियम अयस्क, उसकी खोज करने का दावा किया है? तो भी रिसेंटली जो है इसमें आपका मार्च के महीने में ईरान ने क्लेम किया था कि वहाँ पे एक जो है हमेदान प्रोविंस है, उस रीजन में इतना इनको डिपॉजिट मिला है लिथियम ओर का, ठीक। ऑप्शन ए को चुनेंगे। जरा आप हमसे एक कमेंट चाहेंगे हम आपसे, इंडिया में भी रिसेंटली लिथियम जो है इसकी डिपॉजिट्स की खोज की गई थी, कहाँ पे की गई थी, जरा बताइए, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2023 की थीम क्या है? तो नेशनल सेफ्टी डे इंडिया में मनाया जाता है प्रतिवर्ष 4 मार्च को, ठीक। जो है जितने भी एस्पेक्ट हैं, है ना, लाइफ के, उसमें सेफ्टी जो है उसको प्रमोट किया जाए। तो उसी में जो थीम पूछा गया है, थीम हमारा था इस बार ये आवर मिशन जीरो लॉस। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी, माइंड द जेंडर गैप, ठीक।
इसके अनुसार भारत में वित्तीय सेवा कंपनियां जो हैं उसमें कार्यरत महिलाएं जो हैं उनका प्रतिशत कितना है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे बैंक वगैरह हो गया या अन्य प्रकार की इस तरह की जो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज हैं, इसमें जैसे 100 यूनिट मान लीजिए लोग हैं तो 100 में से लगभग 21.7% महिलाएं हैं, बाकी के पुरुष हैं। नेक्स्ट है स्टेट्स एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट आई थी। तो इसके अनुसार किन राज्यों ने स्वच्छ बिजली यानी कि जो रिन्यूएबल सोर्सेज से प्राप्त की गई हो, है ना, उसके मामले में सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस की है। तो यहाँ पे इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ये कर्नाटक और गुजरात, ये 2 ऐसे स्टेट हैं जो क्लीन इलेक्ट्रिसिटी में जो है प्रोग्रेस किया है इन्होंने सबसे अच्छा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने शिकायत अपील समिति लॉन्च की है? तो ग्रीवेंस अपील कमेटी बेसिकली ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसके मतलब रेफरेंस में कुछ जो ग्रीवेंसेस हैं उसके लिए एक यहाँ पे कमेटी बनाई गई है आईटी मिनिस्ट्री के द्वारा। थोड़ा इसके बारे में डिटेल में देख लीजिएगा। इसमें ई ऑप्शन चुनेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसको अवशोषित करता है? तो इस प्रकार की एक्टिविटी मतलब फूड के रिक्वायरमेंट के रेफरेंस में राइजोपस जो है ना, इनके द्वारा की जाती है। इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जो जितने भी फंगाई होते हैं हमारे, जैसे मशरूम वगैरह हो गया, यीस्ट हो गया, है ना, तो इनकी ये मतलब नेचर होती है इस प्रकार से एब्जॉर्प्शन की फूड को। ठीक, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा? तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी कि जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं या जजमेंट्स हैं, एक्ट्स हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे कंटेन किया जाना सुप्रीम कोर्ट में। इसके बारे में बताता है आर्टिकल आपका ये भाग 5 में है 129। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो है ना ये प्रावधान, ठीक है, उसको भी इसी के रेफरेंस में याद रखिएगा। और इसी रेफरेंस में एक आर्टिकल 215 भाग 6 का है ना, उसको भी याद रखें, वो हाई कोर्ट्स के रेफरेंस में है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के लिए। नेक्स्ट है इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात जो है किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में है ये। नेक्स्ट है कैश जो होता है इंडियन इकोनॉमी में किस संस्था के द्वारा मैनेज किया जाता है? तो यहाँ पे मॉनेटरी मैनेजमेंट कैश का आरबीआई करती है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि राज्य जो है ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत डीपीएसपी में ऐड किया गया था, आर्टिकल 40 में है ये प्रावधान। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? रॉलेट एक्ट जो आया था 1919 का, जिसके बाद जलियांवाला बाग कांड वगैरह आप पढ़ेंगे, तो उसी क्रम में ये बेसिकली एक्ट काफ़ी जो है एक तरीके से गलत टाइप का एक्ट था, है ना। तो उसी के विरोध में नॉन पेमेंट ऑफ रेंट जो कृषक थे उनसे ये आग्रह किया था स्वामी श्रद्धानंद ने। इनको जो जैसे ये अवध किसान सभा वगैरह है उसके रेफरेंस में आप जानते होंगे। इसमें देखिए संचारित प्रणाली की खोज किसने की थी? ह्यूमन बॉडी के रेफरेंस में जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, जैसे जो ऑर्गन्स के बारे में फंक्शनिंग वगैरह ये चीज़ें हैं, सबसे पहले इसके बारे में बताया था विलियम हार्वे ने, ऑप्शन बी। अग्निशामकों से कौन सी गैस निकलती है? तो जो आग बुझाने के लिए आप देखते हैं लाल सिलेंडर में, है ना, तो इसमें क्या कौन सी गैस निकलती है? वो CO2 होगा, है ना, ये बुझाता है आग को। ऐसे पदार्थ जो घर्षण कम करते हैं क्या कहलाते हैं? तो दो सब्सटेंसेस के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, घर्षण बल, उसको कम करने के लिए यूज़ किया जाता है ल्यूब्रिकेंट्स। जैसे मोस्टली आपने व्हीकल्स वगैरह में देखा होगा ना कि ऑयल वगैरह कई प्रकार के आते हैं जिनको यूज़ किया जाता है। 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही खेत में लेकिन अलग अलग पंक्तियों में उगाना क्या कहलाता है? जैसे मान लीजिए कोई आपका खेत है, ठीक है, 1 हेक्टेयर का, तो आधे हेक्टेयर में आपने सरसों के पेड़ लगा दिए, आधे हेक्टेयर में गेहूं लगा दिया, ठीक। तो इस प्रकार की खेती को इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। इसमें देखिए 1946 में अंतरिम सरकार जो बनी भारत में, उसमें रक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो जैसे राजगोपालाचारी जी जो थे वो एजुकेशन मिनिस्ट्री से संबंधित थे, वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्ट्री से, बलदेव सिंह को इसमें डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया था। वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ लेता है क्या कहलाता है? तो कोई भी पदार्थ जैसे आग पकड़े, एग्जांपल के तौर पे हम मोमबत्ती का एग्जांपल लें, तो उसकी जो यहाँ पे बत्ती है वो जब कब जलेगी? जब वो एक उसको सूटेबल टेम्परेचर मिलेगा, ठीक। तो जिस मोमेंट वो माचिस आप जला करके उसको जलाते हैं वो जलती है, उसको इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक। और जो हमारी
ये सामान्य आग भी जलती है ना, किसी लकड़ी को जैसे आपने जलाया तो जिस मोमेंट वो जलेगी तो उस लेवल के टेम्परेचर को कह लीजिए, यहाँ पे ये इग्निशन टेम्परेचर नाम का टर्म यूज़ किया जाता है। तो बी विकल्प को चुनेंगे हम। ठीक, तो इसी के साथ यहाँ पे हम इस वीडियो को भी समाप्त करेंगे। प्लीज़ सारे क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, जो क्वेश्चंस मैंने पूछे भी होंगे आपसे उसको कमेंट करके बताया करिए, हमारा इससे उत्साहवर्धन होता है, जिससे आगे आपके लिए और अच्छा करते रहें। ठीक, तो इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।